साइंस की कड़ी में हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपको। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी से पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स को। हम इसमें करेंगे पोषक पदार्थ के बारे में डिटेल्स में चर्चा, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनके ऊपर करेंगे हम लोग चर्चा, और फिर हम लोग अंत में करेंगे हर वीडियो की तरह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व। तो सबसे अंत में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को सोल्व। शुरू करते हैं अभी पोषक पदार्थ से। जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहा जाता है, यानी कि भोजन में उपस्थित वे घटक जिसकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होती है वही पोषक पदार्थ होता है। अब इन पोषक पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट वसा एक हो गया, प्रोटीन और जल हो गया, और विटामिन और खनिज हो गए। तो ये अपने कार्य के आधार पर बांटे गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर निर्माण का कार्य करता है प्रोटीन और जल, और रोगों से रक्षा करता है विटामिन और खनिज। तो इसमें हम लोग इन्हीं पोषक पदार्थों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस स्तर की तैयारी, तो आप जुड़ जाइए हमसे। हम 3D इमेजेस, ग्राफ्स, पिक्चोरियल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। और ये जो निगेटिव मार्किंग अभी बीपीएससी ने भी शुरू कर दी है, यूपीएससी में तो पहले से ही थी, तो प्रश्न के उत्तर करते समय कई बार जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसका हम लोग रखेंगे ध्यान। और हम लोग इसमें लगातार अभी बीपीएससी 69वीं आने वाली है, तो 29 सितंबर तक हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके। फिलहाल आज हम लोग कर रहे हैं चर्चा पोषक पदार्थ को लेकर। ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट वसा, शरीर का निर्माण प्रोटीन और जल, रोग से रक्षा करते हैं विटामिन और खनिज। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं अगले स्लाइड्स पे पोषक पदार्थ से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक भी जो करते हैं प्रिपरेशन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की। पोषक पदार्थ मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल है। इनको विशेष रूप से देखा गया है। ये जो 6 पार्ट बटे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल, इन्हीं 6 के ऊपर आज हम लोग करने वाले हैं चर्चा। एक एक करके हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले एक और बात बता दूं, अगला आने वाला वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग अगले जो कंटेंट है उसमें करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिससे प्रायः प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बीपीएससी 69वीं के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी को पिक्चोरियल और ग्राफिकल फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, आप वहां जाकर के बीपीएससी 69वीं के लिए जितने इंपॉर्टेंट वीडियो बने हैं आप उन सभी को देख सकते हैं। अंत में सारे ही वीडियो के हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व, ताकि कॉन्फिडेंस भी बने और पता भी चले कि हमारा प्रिपरेशन कैसा है। फिलहाल आज हम लोग कर रहे हैं पोषक पदार्थ, और इसमें हम आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जिसमें हम लोग देखेंगे पोषक पदार्थ से जुड़े हुए इन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल को डिटेल्स में। स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट होता है एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से मिला हुआ यौगिक, और ये जो रेशियो है ये होता है 1:2:1, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर इस अनुपात में 1:1 के अनुपात में मिलकर एक यौगिक को निर्माण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है डे टू डे लाइफ में हम लोग जिन कार्यों को संपन्न करते हैं इसके लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। इनकी मात्रा आहार में जनरली सर्वाधिक होती है, और हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% तक ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट ही कर देती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4.2 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं तो इसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ऊर्जा को यहाँ पर कैलोरी में दर्शाया गया है। क्विकली देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बना हुआ यौगिक शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। हम लोगों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा में
लगभग 55 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट ही होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4.2 किलो कैलोरी उत्पन्न करता है ऊर्जा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं इसके अन्य प्रकार को। कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत हैं वो है जितने भी अनाज हम लोग ग्रहण करते हैं, फॉर एग्जांपल गेहूं हो, चावल हो, मक्का। इसके अलावा शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शकरकंद इसमें पाई जाती है। इसे शुगर या शर्करा भी कहते हैं क्योंकि यह स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, डाई 2 को रिप्रेजेंट करता है और पॉली 2 से अधिक को रिप्रेजेंट करता है। सो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में करेंगे चर्चा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिससे लगभग हर साल प्रश्न बनते हैं। और अब जो प्रश्न के पैटर्न हैं फ्रेंड्स वो हो गए हैं चेंज, वो आते हैं अब थोड़े से पैटर्न भी चेंज है और हमारा जो आस्किंग वे है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो भी चेंज है। पैटर्न चेंज का अर्थ ये है कि 5 ऑप्शन तो रहते हैं लेकिन अब 4 और 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक को डिनोट करता है। सो अब अगर और इसके अलावा निगेटिव मार्किंग है, तो अब अगर हमें बीपीएससी में अच्छा करना है तो इसके लिए हमें एकदम प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, जो लेकर के आएंगे हम लोग अपने इस चैनल पे अभी से लेकर के 29 सितंबर तक। फिलहाल अगले स्लाइड्स पे आते हैं, जानते हैं मोनोसैकेराइड्स को। जैसा कि मैंने बताया था अभी पहले कि एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है मोनोसैकेराइड्स और ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। पाचन की जो क्रिया होती है इनमें अंतिम रूप से प्राप्त की जाती है। हम लोगों ने डाइजेशन वाले वीडियो में देखा था कि अंतिम रूप से जो प्राप्त होता है ग्लूकोज वगैरह। आप वो डाइजेशन वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, पाचन क्रिया, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और पाचन क्रिया से भी कई प्रश्न बनते हैं जिसको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। उदाहरण देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। इसका रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं C6H12O6 है। इसको फ्यूल ऑफ द बॉडी मीन्स शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। सो ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल ऑफ द बॉडी, शरीर का ईंधन ये भी कहा जाता है। यह है मोनोसैकेराइड्स और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स। साइड में आपको केमिकल इसके जो समीकरण होते हैं, जो बनाव होता है, वो भी दर्शाया जा रहा है साइड वाले स्लाइड्स में। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड आपको लिंक दिया गया है एक ऐप का, जो हमारा ही ऐप है, हम लोगों का अपना ऐप है। इसे आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको एक तो टेस्ट सीरीज, जैसा मैं अभी बता रहा था कि पैटर्न में चेंजिंग हुआ है, पूछने के तरीके में बदलाव हुए हैं, तो उन बदलाव के साथ यहाँ टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 टेस्ट सोल्व करने की सुविधा मिलेगी। वो 2 टेस्ट सॉल्व करके आपको जब आप एनालिसिस पे जाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से वहाँ एनालिसिस करके बताया गया है कि हमारा कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कौन सा पार्ट अच्छा है, किस पे मेहनत करना है। इतना ही नहीं, अगर उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता और अभी जो पास्ट में जिस हिसाब से कट ऑफ रहे हैं उसको देखते हुए भी एक कट ऑफ का भी निर्माण किया गया है वहाँ। और इतना ही नहीं, उसमें आप अपने कैटेगरी को भी दर्शा करके अपने कट ऑफ के बारे में जान सकते हैं। सो बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है वो, और सबसे बड़ी बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ये आपको प्रिपरेशन में भी मदद करेगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर देगी जब आप उसके सबमिशन में जाकर के एनालिसिस को देखेंगे। मोनोसैकेराइड्स का दूसरा रूप होता है फ्रक्टोज। ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है जो फलों के मीठापन का कारण होती है। शहद की शर्करा भी इसे कहा जाता है। ग्लैक्टोज जो होता है ये आमतौर पर अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर बनाया जाता है, जैसे कि जो डेयरी उत्पाद होते हैं, दूध, मक्खन, आइसक्रीम, दही, ये सब ग्लैक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। ग्लैक्टोज जो होता है वो अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज हो गई और अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर बनाई जाती है ग्लैक्टोज को, जैसे कि डेयरी उत्पाद इत्यादि। सो अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं
मोनोसैकेराइड्स के बाद पोषक पदार्थ के दूसरे अंग कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा भाग जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पोषक पदार्थ का पहला भाग कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके तहत हम लोग पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक ही प्रकार के कार्बन अणु होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इसके उदाहरण है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखा था। अब हम लोग करेंगे डाइसैकेराइड्स को। जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ गए तब जो अणु बनता है इसको डाइसैकेराइड कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ जुड़ सकता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाए, ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ जाए, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ जाए। यही तीन अलग अलग पार्ट में हम इसको जोड़ सकते हैं। सो ग्लूकोज से अगर आप फ्रक्टोज को जोड़ते हो तो ये बन जाएगा सुक्रोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज को जोड़ने पे माल्टोज बन जाएगा, और ग्लूकोज को गैलेक्टोज से जोड़ने पर लैक्टोज बन जाएगा। सुक्रोज गन्ने एवं गुड़ की शर्करा को कहा जाता है। जो टेबल शुगर होता है, चीनी, ये भी सुक्रोज का ही बना होता है। ऐसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं ना, जिनमें आप ज़्यादातर चीज़ों को जानते हो सकता है कोई एक दो पॉइंट्स जो आपको पता नहीं हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी डिजिटल नोट्स बन जाएगी और आपको मेहनत भी बहुत कम करना पड़ेगा। पर जो लोग शुरू से हैं उन लोगों के लिए पर्याप्त समय मिलता है एक एक स्लाइड्स पे, आप उसका स्पीड में नोट्स बना सकते हैं। आप चाहे तो नोट्स बनाने के अलावा भी इस पर रिटेन नोट्स को भी बना सकते हैं। सो ये आपको एक मदद मिल जाती है इस तरह के वीडियोस को देखने में, जहाँ आपके पास पर्याप्त समय भी रहता है लिखने का और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी लेते हैं, क्योंकि ये पिक्चोरियल फॉर्म में होता है। सो इस तरह से आप अपने डिजिटल नोट्स को भी अच्छा बना सकते हैं और एक जेन्युइन नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से। डाइसैकेराइड्स में माल्टोज जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं और अंकुरित अनाज की शर्करा को कहते हैं। ये शराब में पाई जाती है माल्टोज। इसमें जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं और अंकुरित अनाज शामिल होता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। माल्टोज के बाद जो लैक्टोज है, ये हम लोग जानते हैं दूध में पाया जाता है लैक्टोज। तो ये डाइसैकेराइड्स के उदाहरण थे। ये डाइसैकेराइड्स के हम लोगों ने उदाहरण देखे। मैं आपसे बात कर रहा था एक ऐप के बारे में जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे डाउनलोड कर ले। एक तो वो टेस्ट की सुविधा आपको मिल जाएगी, दूसरी और भी इसमें सुविधाएं हैं जो अफोर्डेबल फी या फिर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीक लॉन्च कर दी जाएगी, वो आपके लिए अवेलेबल होगा। उस पर भी हम लोग करेंगे चर्चा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं पोषक तत्वों के अगले स्लाइड्स को। अगले स्लाइड्स में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको, और फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मटेरियल्स ले सकते हैं। पॉलीसैकेराइड सबसे जटिल शर्करा होती है, दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड से बनी होती है। ये भोजन को संचित करने का काम करती है। स्टार्च पौधों में पाए जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स हैं। जैसे कैप्सूल्स भी स्टार्च का ही बना होता है। सेल्यूलोज पौधों में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड्स है। स्टार्च पौधों में पाया जाता है और ये जनरली खाद्य भंडारक होता है। सेल्यूलोज ये भी पौधों में पाया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स होता है। कैप्सूल्स जो हम लोग यूज करते हैं, ये कैप्सूल्स स्टार्च का ही बना होता है। तो इस तरह से जब पिक्चोरियल फॉर्म हो, ग्राफ्स हो, 3D इमेजेज हो, तो समझना बहुत आसान हो जाता है ना। तो आप खुद तो आप इसको कर ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं चीज़ों को, और भी अगर कोई इस तरह से प्रिपरेशन कर रहा हो तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पॉलीसैकेराइड्स में आगे है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड होता है, यानी जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में जाके भंडारित होता है, संग्रहित होता है। जानवरों में ये ऊर्जा आरक्षण का काम करता है, ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। चौथा है काइटिन, जो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है, जो मुख्य रूप से कवकों में पाया जाता है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वो काइटिन नामक यौगिक की ही बनी होती है। ग्लाइकोजन और काइटिन, ये हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड्स के दो अन्य रूप देखे। ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण के रूप में यूज होता है, काइटिन नाइट्रोजन युक्त होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हुआ। अब हम आते हैं अपने दूसरे पोषक तत्वों पे, जो है वसा यानी फैट। वसा यानी चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है।
वसा जो होती है शरीर के लिए उपयोगी होती है, लेकिन इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। सामान्यतः हमारे शरीर में जो वसा होता है वो लिपिड के रूप में पाया जाता है। वसा जो होता है शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है, बहुत उपयोगी है, लेकिन इसकी अधिकता से हम लोग जानते हैं कि मोटापा, ओबेसिटी, इन सब तरह के डिजीज उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा जो होता है वो लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप होने पर ठोस अवस्था में पहुंच जाती है। जो हम लोग ठंडा के दिनों में घी वगैरह को देखते हैं ना, जम जाता है, लेकिन फिर अगर आप इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये द्रव्य अवस्था में हो जाता है। तब ये तेल के रूप में जाने लगता है, तैलीय के रूप में जाने लगता है। सामान्यतः एक व्यक्ति को 20 से 30% जो ऊर्जा है वो वसा से ही प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बहुत एनर्जेटिक होता है ये। 1 ग्राम फैट से 9.3 केजी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः जो एक व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति, उनको 20 से 30% ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त होती है। तो वसा क्या है? तो चिकनाई के रूप में शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में मदद करती है, शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है, और ये शरीर में लिपिड रूप में पाई जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है इसमें। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद जब इसे गर्म किया जाता है तो ये तैलीय अवस्था में आ जाता है, लिक्विड अवस्था यानी तैलीय अवस्था में आ जाता है। सामान्यतः जो एक वयस्क व्यक्ति है वो 25 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त करते हैं, और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले स्लाइड्स पे। जब वसा के स्रोत की बात होगी तो ये होगा मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे के अंदर जो योक जर्दी पाया जाता है वो, मांस, तेल इत्यादि। अब वसा इतना जरूरी है तो फिर इतनी सारी जो हमारे पास बातें आती है, वसा अच्छा, वसा बुरा, तो ये उनके अलग अलग प्रकार के ऊपर है। जैसे वसा 3 प्रकार का होता है: संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांसफैट। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांसफैट। संतृप्त वसा जो होती है, मीन्स सैचुरेटेड फैट जो होती है, ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, जैसे कि मक्खन हो गया, पनीर हो गया, मांस है, घी है, डालडा है। तो ये जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है, इसलिए इस तरह की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। तो ये है संतृप्त वसा। अब हम लोग बढ़ेंगे वसा के दूसरे प्रकार पर, असंतृप्त वसा पर। उसके पहले और एक बात की, कभी कभी साइड से हल्की एक आवाज़ आती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग रोड के किनारे ही हैं, तो बहुत मैनेज करने के बाद भी थोड़ा सा साउंड आ जाता है। बट मुझे लगता है कि अगर हम लोग क्लासरूम में भी रहे तो इतना साउंड आता है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो इस साउंड्स को थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हालांकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह का इंटरप्शन नहीं हो और आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा पाऊँ। फिलहाल आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। इसको एक बार क्विक देख लेते हैं। वसा के स्रोत, वसा के प्रकार, संतृप्त, असंतृप्त, ट्रांसफैट। संतृप्त वसा हम लोगों ने पढ़ा, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देती है, सैचुरेटेड फैट होती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में ही किया जाना चाहिए, और जनरली ये फैट पाया जाता है मक्खन, पनीर, मांस इत्यादि में। अब जो 2 अन्य है, असंतृप्त और ट्रांसफैट, इसको देख लेते हैं। असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, और ये हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हार्ट को अच्छा बनाता है, कोलेस्ट्रॉल हटाने में भी मदद करता है। जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, काजू, बादाम, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब जो है ये अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। सो अनसैचुरेटेड फैट का जो काम है वो एक तो हार्ट को हेल्दी बनाता ही है, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जम गए हैं उन्हें भी हटाने में मदद करता है। एंड द थर्ड वन इज जो सबसे डेंजरस होता है, ट्रांस फैट। सो जो ट्रांस फैट होता है, ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये 2 पार्ट का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। तो ये जो ट्रांस फैट जो है ये बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को देता है, जो फास्ट फूड वगैरह में पाया जाता है। जैसे आप ये
इंग्रेडिएंट्स वगैरह में देखते हैं ना, यहाँ एरो करके दिखाया जा रहा है ट्रांस फैट। ये बहुत बुरा होता है ट्रांस फैट, इसीलिए हमें फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर या जो पैकेट आइटम आते हैं इनको अधिक खाने से मना किया जाता है। ये जो होता है ये ट्रांस वसा होता है और इसके खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होता है हार्ट के लिए भी। सो ये जो ट्रांस फैट है, फैट का ही एक प्रकार है, एक है जो हेल्दी बना रहा है असंतृप्त, एक है जो बुरा कर रहा है ट्रांस फैट। सो वसा के कार्य को अगर हम लोग देखें अगले, वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है और यह त्वचा के नीचे जमा होता है। वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाता है। वसा शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है और स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देता है। ऊंट का जो कुबड़ होता है ऊपर पीठ पर जो निकला हुआ रहता है, इसमें वसा पाया जाता है। क्विकली एक बार और देख लेते हैं इसको। वसा आमतौर पर ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है जो त्वचा के नीचे जमता है और सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। शरीर के अंगों को बाहरी आघात लगते समय बचाता है। वसा शरीर के तापमान को मेंटेन करने का भी काम करता है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को जनरेट करता है। ये जो आप देख पा रहे हैं अभी ऊंट के ऊपर जो कुबड़ है उसका ये पिक्चर है, जिसमें वसा ही संग्रहित होता है। स्वस्थ कोशिका कार्य को भी ये बढ़ावा देता है। अब आते हैं अपने तीसरे कंटेंट प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसका जो गठन है वो हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर। प्रोटीन का निर्माण हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से। शरीर को आवश्यक जितने भी प्रोटीन होते हैं जो 20 प्रकार के होते हैं, ये सभी अमीनो अम्ल से होते हैं। मतलब प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। शारीरिक वृद्धि और अंगों की मरम्मत करना, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं प्रोटीन को। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक आवश्यक अमीनो एसिड और दूसरा अनावश्यक गैर जरूरी अमीनो एसिड। जो आवश्यक अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होती है, ये हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं और जो 10 अनावश्यक होती है इसको शरीर स्वयं निर्मित कर लेता है। सो प्रोटीन का जो कंपोजिशन है ये हमें याद रखना है। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें 10 शरीर बनाता है जो कि अनावश्यक होता है और 10 भोजन के द्वारा हम लोग लेते हैं जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे। प्रोटीन के बाद हम लोग देखेंगे अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, और आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लिया कीजिए जिसमें भी आपको लगता है जो आप नहीं जानते हैं। एक आध 2 टॉपिक नहीं जानते तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए जो डिजिटल नोट्स बना देगा। फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले स्लाइड्स में क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सब जो कलेक्ट करके रखे गए हैं। सो ये है अमीनो अम्ल, जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो अम्ल साथ जुड़कर, अमीनो अम्ल इस बंध के साथ जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कैल्शियम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन के स्रोत अगर देखा जाए तो दूध, पनीर, दाल, मांस, मछली, ये सब प्रोटीन के स्रोत में आते हैं। सो प्रोटीन की प्राप्ति होती है दूध, पनीर, दाल, मांस, मछली इत्यादि से। प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मैं जिस ऐप की बात कर रहा था, हम लोग के जो अपने चैनल के ऐप है, यहाँ पे आपको इस वीक लॉन्च कर दिया जाएगा एक प्रोग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी 69वीं के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट को अवेलेबल कराएगा आपको। तो आप चैनल जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको नोटिफिकेशन बहुत आज कल परसों इन 3 दिनों के अंदर चला जाएगा, जिसमें हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मटेरियल्स अवेलेबल कराएंगे बीपीएससी 69वीं को देखते हुए। प्रोटीन के कार्य में देखते हैं तो ये निर्माणकारी पदार्थ होता है। कोशिका तथा उत्तकों का निर्माण, मरम्मत और विकास करता है। शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। प्राकृतिक रूप से बात किया जाए तो सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का।
सो ये हम लोग जानते हैं सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। ऐप पर ही एक और हम लोग अलग स्तर से बनाएंगे, एक जो अफोर्डेबल प्राइस में होगा, मिनिमम प्राइस में एक कोर्स लॉन्च होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा उसमें हमारे क्लास के कुछ ऑडियो क्लिप्स आपको अवेलेबल होंगे और चीज़ों को डिटेल्स में समझाया जाएगा, अच्छी तरह से याद करने के कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे और कहानी की तरह चीज़ों को आपको समझाने में मदद की जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। तो वो थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल होंगे। आप फिलहाल कर लीजिए ऐप को डाउनलोड स्क्रीन से, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस और फिर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोटीन की प्राप्ति जो शरीर में होती है और भोजन से होती है हम लोगों ने देखा था। तो शरीर में कैसे, तो जो रक्त होता है इसमें हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो होते हैं ये शरीर में रक्त के अंदर पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं। हड्डी में कोलेजन होता है, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन, ये सब प्रोटीन होते हैं। भोजन की बात किया जाए तो गेहूं से ग्लूटोन नामक उसके बाद गाजर से कैरोटीन नामक, अंडा के सफ़ेद भाग से एल्ब्यूमिन और पीले भाग से विटेलिन नामक, और दूध से केसिन नामक प्रोटीन की प्राप्ति होती है। बाल, नाखून, सींग, खुर, ये सब अल्फा केराटिन, कोलेजन जो होता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ये भी दो फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। हड्डी में जो कोलेजिन होता है ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। सो ये है प्रोटीन के प्राप्ति के स्रोत हम लोग जो बात कर रहे थे फ्रेंड्स। ऐप पे आपको मिल जाएगा न्यूनतम प्राइस में, इतना कि आप वो अफोर्ड कर पाएँ बीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और वहाँ हम लोग अपने क्लास के कुछ, सभी तो नहीं प्रोवाइड करा सकता, कुछ जो ऑडियो लेक्चर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आप अगर बीपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं 69वीं या इसके बाद भी, या अगर आपने 2024 यूपीएससी का टारगेट लिया है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखाए जा रहे हैं आप यहाँ कॉल करके क्लासेस के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़ करके रिवीजन वगैरह तो कर ही सकते हैं। अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन के भी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर और एम्प्लॉयमेंट संबंधित नोटिस आपको प्राप्त हो जाएगी। सो इन सारे चीज़ों के लिए एक मंच जहाँ जा करके आपको और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे। बस नाम लिखना है ब्रीथ सिविल सर्विस क्लासेस और इसे डाउनलोड कर लेना है ऐप को। क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है आप यहाँ कॉल करके क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। बीपीएससी 69वीं के लिए हम लोग आज से जो क्लास में बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस हम लोगों ने शुरू किया है जो एक तरह से क्रैश कोर्स के रूप में काम करेगा। तो अगर आपने पहले से कोई प्रिपरेशन कर रखी है या पहले से आपके सिलेबस कंप्लीट है, आप बस रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं जहां हम लोग करेंगे रिग्रेस रिवीजन। जो भूले जाने वाले या फिर कंफ्यूज करने वाले टॉपिक है उनको भी डेली बेसिस पे हम लोग करेंगे चर्चा। ऐसे हर समस्याओं को सोल्व करने का कोशिश किया जाएगा जो हमारे प्रीलिम्स पास करने में बाधक होते हैं, जैसे कि ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाना इत्यादि। तो इन सभी के ऊपर हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है आज से। हमारे अपने जो क्लास में है पहले से ये लोग तो जुड़ेंगे ही। हम लोग डेली करेंगे ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा। ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस वो होंगे जो कंफ्यूज करते हैं, उनके ऊपर करेंगे चर्चा। और हम लोगों का जो पिछले बार रिजल्ट रहा उससे बेहतर रिजल्ट लाने का इस पर प्रयास होगा। और इसके साथ साथ अगर आप भी जुड़ करके करना चाहते हैं इस तरह का रिवीजन जहां सारे कन्फ्यूजन को सोल्व किया जाए, तो आपको बस स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करना है। ये सब आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल कराया जाएगा। फिलहाल आते हैं प्रोटीन के कमी से होने वाले रोग को देखते हैं जो हमारा अगला स्लाइड से। तो यह है क्वाशियोरकर और मैरास्मस। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है। क्वाशियोरकर मुख्यतः बच्चों में होती है। शरीर और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर सूख जाते हैं, पेट फूल जाता है। जबकि मैरास्मस प्रोटीन की कमी के कारण होता है और ये बच्चे में ही होगा ऐसा जरूरत नहीं है। इसमें शरीर सूख जाता है, वजन कम हो जाता है। अगले स्लाइड्स पे आते हैं हम लोग जो है खनिज लवण के बारे में।
तो जो खनिज लवण है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है। मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, 29, और इसकी आवश्यकता शरीर के अलग अलग अभिक्रिया के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी एवं दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दूध, मांस, हरे पत्तेदार सब्जी इत्यादि में कैल्शियम पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, जो हड्डियों को कमजोर कर देती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो ये खनिज लवण को हम लोग करेंगे कवर। 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो ये होता है कैल्शियम की कमी से। इसमें हड्डियों में दर्द होता है और यह कमज़ोर भी हो जाती है। और एक बात जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो है डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने का। तो आप वहाँ भी जाकर के बिना ऐप डाउनलोड किए भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। खनिज लवण में आगे हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस को, जो हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य कराने में सहायक होता है। चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर इत्यादि से प्राप्त होता है फास्फोरस। याद रखिएगा, फास्फोरस हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। तंत्रिका तंत्र को भी सही से कार्य कराने में फास्फोरस की भूमिका होती है। चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर, इससे फास्फोरस की प्राप्ति होती है। आयरन यानी कि लौह रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है, रक्त के निर्माण में सहायक होता है। हरी सब्जी, अमरूद, अंगूर इत्यादि में पाया जाता है और इसकी कमी से अनीमिया नामक रोग होती है। आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे, जो है आयोडीन। ये आप लोग जानते होंगे, थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग हो जाता है और इसके स्रोत के रूप में समुद्री भोजन है, दूध, अंडा, मांस इत्यादि है। नमक जो हम लोग बोलते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक। तो अब ये बात आता है कि फिर क्या नमक आयोडीन युक्त नहीं होती है? नहीं, नमक आयोडीन युक्त नहीं होती है। इसमें आयोडीन को युक्त, आयोडीन युक्त इसे बनाया जाता है। इसके स्रोत में समुद्री भोजन, दूध, अंडा और मांस इत्यादि है। सो ये है आयोडीन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। ऑक्सीजन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और इसका जो स्रोत है वो समुद्री भोजन, दूध, अंडा और मांस होता है। हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे आते हैं। जल, शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% तो जल ही है। शरीर में जितने भी अपशिष्ट और विषैले पदार्थ है, इसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी जल ही करती है। जल में ही घुलकर वो बाहर निकलते हैं। जल हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है और भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में भी जल सहायक होता है। जल लगभग 65 से 70% हमारे शरीर में है और लगभग शरीर के जितने भी आवश्यक कार्य हैं, ये करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपशिष्ट विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, टेम्परेचर को मेंटेन करना और जो भी पोषक पदार्थ है उसका अवशोषण करना, ये जल ही करता है। तो ये थे जल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में अगले पोषक पदार्थ के तत्वों को। फिलहाल अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए उन सारे वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट्स तो मिल ही जाएंगे, पिक्चरियल फॉर्म में दर्शाया गया है, जिससे कि निगेटिव मार्किंग होने की संभावना कम हो जाए। प्रयास यही है फ्रेंड्स कि हम लोग 69वीं बीपीएससी में अपने प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कर पाएँ और अचानक से जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ नेगेटिव मार्किंग का, और थोड़े जो घबराहट वाली स्थिति बन गए कि पता नहीं फिर अब क्या होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने इस सीरीज को थोड़े स्पेशल तरीके में लॉन्च किया है, ताकि हम लोगों का जो प्रिपरेशन का वे है वो सही रहे। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो एमपी पुलिस 2021 में पूछा गया था। कैप्सूल किस चीज़ का बना होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्च का। एनटीपीसी 2021 में शहद के प्रमुख घटक को पूछा गया है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज तो आप पढ़े हैं, माल्टोज पढ़े हैं, सुक्रोज पढ़े हैं, फ्रक्टोज पढ़े हैं। सही उत्तर है फ्रक्टोज।
निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इंस्टेंट एनर्जी कौन देती है? तो ये ग्लूकोज है। ऑप्शन में है लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज और ग्लूकोज। सही हो जाएगा ग्लूकोज। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है? एसएससी एमटीएस 2019 का प्रश्न है। तो हम लोगों ने पढ़ा है 10 शरीर के बाहर बनता है और 10 शरीर खुद बनाती है, यानी कि 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलतावर्धक? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला। अल्फा किरोटीन एक प्रोटीन है जो, ये प्रश्न है गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 का। पूछा है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, बाल में, गाजर में या अंडों में उपस्थित होता है। तो अभी हम लोगों ने किरोटीन के बारे में पढ़ा था और इसका सही उत्तर आप उसमें भी जरूर लिखिएगा जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बाल में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाएगा? यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। इस तरह से जो भी उत्तर आप जान रहे हैं, अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में केवल ABCD भी लिखते हैं तो इससे आपका वो जो रिवीजन है वो परफेक्ट हो जाएगा। भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सबसे अधिक ऊर्जा प्रति ग्राम अगर देखा जाए तो प्रोटीन में है, वसा में है, कार्बोहाइड्रेट्स में है या विटामिन में है? एसएससी 2020 का प्रश्न है ये। तो वैसे तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं और शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल कराता है, लेकिन जब बात होता है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा का तो ये वसा में होता है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके या पानी के प्रयोग को कम करके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने कुबर में वो जो वसा, फैट, चिकनाई जो होता है इसका उसको जमा करता है, जिसके उपयोग करके वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। सो ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ऐसे ही कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पर। इसके पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करने वाले अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में कौन से तत्वों की आवश्यकता होगी? यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन? तो ये कैल्शियम हो जाएगा। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और वसा? सही उत्तर होगा आयरन। एक गिलास पानी अगर कोई पीता है तो उसे कितना कैलोरी मिलेगा? बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50? थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी जल का प्रयोग, जल का कार्य। एक गिलास अगर पानी कोई व्यक्ति पीता है तो उससे उसको कैलोरी नहीं मिलती है। जल का काम जो होता है वो पोषक पदार्थों का अवशोषण करना और अवशिष्टों को बाहर निकालना होता है। तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? आंसर हो जाएगा ए, 0 या 0। तो फ्रेंड ये था आज आपके लिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।